गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 30। अभी तक हम 29 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 30वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य अभिलक्षण, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.4 में दिया हुआ है ना। ये जो सामान्य अभिलक्षण है, यह हम लेंथनम और लेंथनॉइड्स का पढ़ रहे हैं, है ना। जो कि अभी हम पिछले भाग में काफी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम और लेंथनॉइड्स के अभिलक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमने पिछले भाग में भी थोड़ा सा देखा था, तो एक बार रिवीजन के लिए दोबारा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सामान्य अभिलक्षण में क्या था? अर्ध अभिक्रिया। जब हम जो हाफ रिएक्शन, जिसे हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं, जब हम Ln3 प्लस एक्वस को 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। Ln3 प्लस एक्वस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ln के लिए ई माइनस का मान -2.2 से -2.4 वोल्ट के परास में है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया हो रही है, जहाँ पे जो लेंथनम है वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है। और जब हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अभिक्रिया कर रहा है, तो उससे क्या बन रहा है? Ln मतलब लेंथनॉइड अपने सॉलिड या फिर ठोस रूप में परिवर्तित हो रहा है ना। और उसके लिए जो ई माइनस है, इलेक्ट्रॉन विभव है, उसका मान कितना है? -2.2 से -2.4 वोल्ट की परास में, है ना। तो ये देखो, -2.4 और -2.4, है ना। -2.2 और -2.4 वोल्ट, है ना। ये दोनों क्या है? ऋणात्मक है, और ऋणात्मक में भी काफी ज्यादा है। मतलब ये जो Ln3 प्लस है, वह 3 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है ना। लेकिन हम फिर भी उसे दे रहे हैं, इसलिए उसके ई माइनस का मान कितना है? -2.2 से -2.4 वोल्ट के पास में है ना। काफी ज्यादा ऋणात्मक है। मतलब जो Ln3 प्लस है ना, जब जो लेंथनॉइड्स है वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, तो वह सबसे ज्यादा स्थायी रूप में होते हैं। तभी वह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब Ln में जा रहा है, तो उसके ई माइनस का जो मान है वह काफी ज्यादा ऋणात्मक है ना। ऐसे EU के लिए, है ना, यहाँ Ln क्या है? लेंथनॉइड्स। EU क्या है? लेंथनॉइड्स का एक भाग है। तो EU के लिए जो ई माइनस का मान है वह कितना है? -2.0 वोल्ट है ना। यहाँ पे हमने दिया कि -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच में है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो EU है, उसके लिए ई माइनस का मान कितना है? -2.0 वोल्ट है ना। निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है ना। क्यों? हमने अनुमान लगाया था -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच में। लेकिन जो EU है, उसके ई माइनस का मान कितना है? -2.0 वोल्ट है ना। तो यह निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है ना। क्या? हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गैस का वातावरण है ना, तो हाइड्रोजन गैस के वातावरण में अगर हम मंद मंद गति से धातु को गर्म करें, किसमें? हाइड्रोजन गैस के मतलब हाइड्रोजन गैस के वातावरण में, तो जो धातु है ना, या फिर धातु है, वह हाइड्रोजन से सहयोग कर लेती है ना। ऐसे ही धातुओं को जब हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं, है ना, धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड Ln3C, Ln2C3 तथा Ln C2 बनते हैं, है ना। तो क्या, जब हम हाइड्रोजन गैस के वातावरण पर इन धातुओं को मंद गति से गर्म करते हैं, तो यह धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है, कंपाउंड्स बनाती है। और जब हम इन धातुओं को कार्बन के साथ करते हैं, तो क्या, कार्बाइड्स उत्पन्न होते हैं। कार्बाइड्स कैसे होते हैं? Ln3C, Ln2C3, Ln C2 बनते हैं, है ना। जहाँ पे लेंथनॉइड्स और कार्बन दोनों है, उसे हम कार्बाइड्स बोलते हैं, है ना। उसी के कुछ रूप है, जैसे Ln3C मतलब 3 Ln के परमाणु और एक सी का, या फिर 2 Ln के परमाणु 3 सी के, Ln2C3, या फिर 1 Ln का परमाणु और 2 सी के, है ना। तो Ln C2, तो Ln3C, Ln2C3 तथा Ln C2 बनते हैं, है ना। यह जो है ना, ये जो धातु है, यह तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है। क्या करती है? तनु अम्लों से, तनु एसिड से
हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है, तथा जब हम इन्हें हेलोजन के वातावरण पे जलाते हैं, है ना, तब तब वह हेलोजन के वातावरण पे जलने पर हैलाइड बनाती है। क्या बनाती है? हैलाइड बनाती है ना। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, क्या बनता था? Ln H3 हैलाइड बनता था, है ना। अभी हम उसे आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो यह तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है तथा हेलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये ऑक्साइड M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड MOS मतलब MOH3 बनाती है ना। ये ऑक्साइड, ये जो धातु है वह ऑक्साइड कौन सी? M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड MOH3 बनाती है ना। तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाती है ना। और ऑक्साइड में क्या? M2O3, और हाइड्रोक्साइड में MOH3 बनाती है ना। यहाँ पे M2O3 में 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं और 2 परमाणु किसके? M के, है ना। M यहाँ पे कौन है? या M यहाँ लेंथनॉइड्स का कोई भी तत्व है ना। ये जो M है वह लेंथनॉइड्स को दर्शा रहा है ना। तथा जब ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड में MOH3 बनाती है ना। MOH3 मतलब यहाँ पे जो M है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है ना। जो OH माइनस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, है ना। कितनी होती है? -1। और उसके 3 परमाणु है, 3 × -1 कितना होगा? -3, है ना। और कस में शून्य, तो इधर जाके M कितना होगा? +3 होगा, है ना। तो हाइड्रोक्साइड में M कितना? +3 बनाता है ना ऑक्सीकरण अवस्था, तो वह MOH3 बनाती है ना। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक है, ना कि केवल हाइड्रेट ऑक्साइड। ये क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की भांति क्षारकीय होते हैं। देखो, जो हाइड्रोक्साइड है वह निश्चित यौगिक है ना। क्या है? यौगिक है, ना कि केवल हाइड्रेट ऑक्साइड, है ना। ना कि केवल हाइड्रेट ऑक्साइड, ये क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की भांति क्षारकीय होती है। क्या? क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की भांति क्या होती है? क्षारकीय होती है या फिर बेसिक होती है ना। इनकी सामान्य अभिक्रिया चित्र 4.7 में प्रदर्शित की गई है ना। तो देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम जब उसे मंद गति में हाइड्रोजन से संयोग कर रहे थे, तो मतलब हाइड्रोजन की वातावरण में मंद गति से गर्म कर रहे थे, तो यह धातु हाइड्रोजन से संयोग कर रही थी, है ना। और फिर जब हम इसे कार्बन के साथ गर्म कर रहे थे, तो यह कार्बाइड Ln3C Ln2C3 तथा Ln C2 बनाते हैं। और फिर यह तनु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और जैसे हम इसे हेलोजन के वातावरण में जलाते हैं, तो यह जलने पर हैलाइड बनाती है ना। और ये ऑक्साइड में M2O3, जहाँ पे M लेंथनॉइड का कोई तत्व है, और हाइड्रोक्साइड MOH3 बनाती है ना। और ये सारी अभिक्रियाएं जो है अब हम चित्र 4.7 में देखेंगे, है ना। क्योंकि हमने पिछले भाग में भी उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी, आज हम इसे और अच्छे से समझें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये चित्र हमने पिछले भाग में भी देखा था, है ना। चित्र 4.7, लेंथनॉइडों की रासायनिक अभिक्रिया, है ना। और जो लेंथनॉइड्स है उनकी केमिकल रिएक्शंस या फिर रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो ये देखो लेंथनम है ना। तो जब लेंथनम हेलोजन के साथ, है ना, जब हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है ना, यहाँ पर हमने क्या था, हेलोजन के साथ जब यह जलता है ना, हेलोजन के वातावरण में जलने पर ये क्या बनाता है? हैलाइड बनाता है ना। तो हेलोजन के संग अभिक्रिया पे क्या बनाता है? हैलाइड बनाता है ना। Ln X3 बनाता है। यहाँ पे Ln क्या है? लेंथनॉइड का तत्व, और X क्या है? कोई भी हेलोजन है ना। तो क्या बनाता है? Ln X3 बनाता है ना। और जब हम इसे अम्ल के संग अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या? हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस फलस्वरूप निकालता है ना। जब हम लेंथनॉइड्स को किसी अम्ल के संग अभिक्रिया कराते हैं, तो H2 गैस निकलती है ना। ऐसे ही जब हम लेंथनॉइड्स को O2 में ज्वलन कराते हैं, क्या कराते हैं? O2 में ज्वलन कराते हैं, तो क्या होता है? Ln2O3 ऑक्साइड बनती है। अगर आपको याद हो, अभी हमने यहाँ पे M2O3 पढ़ी है ना, कि ऑक्साइड कौन सी बनाती है? M2O3 बनाती है ना। तो यहाँ पे जो Ln2O3 है वह M2O3 ही है ना। लेकिन यहाँ पे M की जगह हमने Ln से उसे दर्शाया है ना। तो जब हम लेंथनॉइड्स को O2 में ज्वलन करते हैं, तो वह Ln2O3 बनाती है। ऐसे ही जो लेंथनॉइड्स हेलन है, उसको जब हम एस के साथ, सल्फर के साथ गर्म करते हैं, तो एस के साथ या फिर सल्फर के साथ गर्म करने पर वह
Ln2s3 बनाता है। क्या बनाता है? Ln2s3 बनाते हैं। यहाँ पे 2 परमाणु Ln लेंथेनॉइड के हैं और 3 सल्फर के हैं। तो Ln जब s के साथ गर्म करते हैं Ln को, क्या बनता है? Ln2s3 बनता है ना। ऐसे ही जब जो लेंथेनॉइड्स है ना, जो लेंथेनॉइड है Ln, उसे हम नाइट्रोजन के साथ है ना N2 के साथ गर्म करते हैं। तो N2 के साथ गर्म करने पर वह LnN है ना, LnN बनाता है। जहाँ पे Ln लेंथेनॉइड के तत्व और N क्या है? नाइट्रोजन है ना। तो क्या बनाता है? LnN बनाता है। ऐसे ही कार्बन के संग गर्म करने पर, ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था, जब हम इसे कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो यह कार्बाइड बनाता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है Lnc2, लेकिन हमें तीनों याद करने हैं। कौन से? Ln3c, Ln2c3 तथा Ln2 है ना। ये ज्यादा मात्रा में Ln2 बनाता है, इसलिए वह दिया हुआ था। लेकिन हम तीनों याद करेंगे। कौन से? Ln3c, Ln2s3 तथा Ln2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे जब हम इसे लेंथेनॉइड है, इसका हम H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इससे LnOH3 प्लस H2 बनता है ना। क्या प्लस H2 निकलता है। क्या बना है? LnOH3 है ना। LnOH3 क्या है? यही अभी हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोक्साइड MOH3 बनाता है। तो यहाँ पे जो LnOH3 है वह MOH3 ही है ना। बस यहाँ पे M को हमने Ln से दर्शाया है ना। तो LnOH3 नामक हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो अम्लों के साथ संग H2 गैस निकलती है। हेलोजन के साथ LnX3 बनता है, जहाँ पे X कोई भी हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना। और H2O के साथ LnOH3 प्लस H2। कार्बन के साथ Lnc2। नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर LnN। एस के साथ मतलब सल्फर के साथ गर्म करने पर Ln2s3। O2 में ज्वलन करने पर Ln2O3। और अम्ल के साथ क्या बनता है? हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो ये थी लेंथेनॉइडों की रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो ये समझ आ गई। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथेनॉइडों का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए मिश्रातु इस्पात के उत्पादन में है ना। ये क्या कह रहे हैं? जो लेंथेनॉइड्स है उनका जो सर्वोत्तम उपयोग है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा उपयोग है वह किसमें? प्लेट है ना, प्लेट और जो पाइप है उन्हें बनाने के लिए मिश्रातु है ना, मिश्रातु इस्पात के उत्पादन में है ना। तो इनका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ है? प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए जो मिश्रातु इस्पात है उसके उत्पादन में है ना। लेंथेनॉइडों का सर्वोत्तम उपयोग है ना। एक सुप्रसिद्ध मिश्रातु मिश्र धातु, मिश्र मेटल है, जो एक लेंथेनाइट धातु 95% आयरन 5 लगभग लगभग 5% तथा लेश मात्र SCCA व AL से बनी होती है ना। जो लेंथेनाइट है इनका सर्वोत्तम उपयोग कहाँ? प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए जो मिश्रातु इस्पात है उसके उत्पादन में होता है ना। और एक जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना, सुप्रसिद्ध मिश्रातु है, वह कौन सा है? मिश्र मेटल है। इसका नाम देखो, मिश्र मेटल या फिर मिश्र धातु है ना। ये जो नाम है मिश्र धातु या फिर मिश्र मेटल, ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए है ना, क्योंकि यह सबसे सुप्रसिद्ध मिश्रातु है और इसका प्रश्न जो है वह एग्जाम में या परीक्षा में आ सकता है ना। तो सबसे सुप्रसिद्ध मिश्रातु कौन सा है? मिश्र धातु या फिर मिश्र मेटल है ना। जिसमें क्या लेंथेनॉइड धातु जो है, लेंथेनॉइड धातु है कितनी है? लगभग लगभग 95% है। और आयरन कितना है? लगभग 5% है ना। ये लगभग है ना, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इसका मतलब है, देखो सही से नहीं बनाया, लेकिन आप यहाँ समझ जाइए कि ये जो है, ये है ना, ये क्या है? ये लगभग लगभग है ना, मतलब पूरा 95% नहीं, आसपास है ना। तो लगभग 95%। और आयरन लगभग 5%। और थोड़ा सा जो शेष मात्रा है उसमें हम सल्फर, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्यूमिनियम से बनी होती है ना। तो जो मिस मेटल या फिर मिस धातु है उसमें लगभग लगभग 95% लेंथेनॉइड धातु होता है, लगभग 5% आयरन होता है, और लेश मात्र मतलब बिल्कुल थोड़ा सा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्यूमिनियम होता है ना। तो मिस धातु लेंथेनॉइड तत्व, आयरन तथा लेश मात्र सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्यूमिनियम से बनी होती है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मिस धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्रातु में प्रयुक्त होती है, जो बंदूक की गोली, कवच व खोल तथा हल्के फिल्टर के उत्पादन के लिए
उपयोग में लाया जाता है ना। जो मिश्र धातु है उसकी अत्यधिक मात्रा जिसमें मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है। तो मिश्र मेटल है, मिश्र धातु है ना, इसे आप याद रखना। इसकी जो अत्यधिक मात्रा है ना, जो सबसे ज्यादा ये किसमें, मैग्नीशियम आधारित है ना, जो मैग्नीशियम जिसका बेस होता है मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है। किसमें, मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है। जो क्या है, बंदूक की गोली, कवच या फूल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। मिश्र धातु कौन है, उसकी अत्यधिक मतलब मिश्र धातु जो है उसकी अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु के में प्रयुक्त होती है ना। जो क्या, बंदूक की गोली है ना, जो बंदूक होती है, गन होती है, उसकी गोली, या फिर जो कवच होते हैं है ना, जो कवच होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो आर्मी आर्मी में सोल्जर्स यूज करते हैं है ना, वह कवच, या है ना, कवच या खोल तथा जो हल्के फ्लिंट है उनके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। इसमें हल्के फ्लिंट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। लेंथेनॉइड के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है ना। जो लेंथेनॉइडों के जो मिश्रित ऑक्साइड है, कौन से, लेंथेनॉइड्स की मिश्रित ऑक्साइड, उनका उपयोग हम पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। इसमें जो लेंथेनॉइड की मिश्रित ऑक्साइड है ना, उनका उपयोग पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है ना, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ऐसे ही लेंथेनॉइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग सुपरदीपी फॉस्फर के रूप में टेलीविजन पर्दे में तथा इसी प्रकार के प्रतिदीप्त सतहों में किया जाता है ना। ऐसे ही जो लेंसोइडों के कुछ ऑक्साइड है ना, कुछ ऑक्साइडों, उनका जो उपयोग है वह कहाँ पे, सुपर दीपी है ना, जैसे फॉस्फर के रूप में जो टेलीविजन के पर्दे हैं, टेलीविजन पर्दे में तथा इसी प्रकार की प्रतिदीप्त सतहों में किया जाता है। इसमें या तो देखो, पहले जो मिश्र धातु है ना, वह मैग्नीशियम आधारित होता है ना, और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ्लिंट बनाने के उत्पादन में होता है ना। और जो लेंथेनॉइड के मिश्रित ऑक्साइड है, उनका उपयोग पेट्रोलियम भंजन से उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। और लेंथेनॉइड के कुछ ऑक्साइड है ना, जिनका उपयोग सुपरदीपी फॉस्फर के रूप में टेलीविजन पर्दे में तथा इसी प्रकार के प्रतिदीप्त सतहों में किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा है ना, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने सामान्य अभिलक्षण, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.4 में दिए हुए हैं, उन पे चर्चा की। अभी तक हम सामान्य लक्षण में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हमने सामान्य अभिलक्षण पढ़ा। बाकी अगले भाग में अब हम, है ना, आज हमारा सामान्य अभिलक्षण खत्म हो गया। अब अगले भाग में हम एक्टिनॉइड्स है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6 में दिए हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। एक्टिनॉइड्स कौन से होते हैं है ना, तो डी और एफ ब्लॉक होते हैं। जैसे डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती है, 3D 4D 5D और 6D। ऐसे ही एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को हम 4F श्रेणी बोलते हैं और एक्टिनॉइड्स को 5F श्रेणी बोलते हैं। इसके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 2 भाग है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है ना, आंतरिक संक्रमण तत्व के। जो दूसरा वाला है उसे हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं या फिर 5F श्रेणी बोलते हैं। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसे हम अच्छे से समझें कि ये कैसे होता है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.1 में दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।